मेरे हाथ में जो ये दस्तावेज हैं, ये मेरे आसाम राइफल के शहीद जवानों के स्मारक की निशानी है। इस दस्तावेज में शहीद जवानों के अनाथ बच्चों का पुनर्वास और उनकी विधवाओं के आंसू छुपे हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सूबेदार मेजर रमेश राम, संरक्षक आर्यवा संगठन देहरादून यूनिट। आप सभी को जो मेरे चैनल को देख रहे हैं और जिस तक मेरा चैनल पहुंचेगा, नए वर्ष का आज दूसरा दिन और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग फूलें फलें, दिन दोगुना रात चौगुनी तरक्की करें, आपके बच्चे विश्व लेवल पर अपना नाम को रोशन करें। इसी के साथ आज मैं अब आता हूं मुद्दे पर। हमारे आसाम राइफल के जो जवान शहीद होते हैं, इस पर मैं आज वीडियो बना रहा हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये गलत बोल रहा है, गलत कह रहा है, तो मैं कई कहते हैं मुझे कि वीडियो बनाना बंद करो, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा मन रोता है। मेरे मन दिल के छाती के अंदर में एक छोटा सा मन है, वो रोता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं। आर्यवा का 10 साल में आर्यवा ने क्या किया और आर्यवा की स्थापना क्यों की गई। सबसे पहले आता हूं मैं ड्यूल कमान। नंबर 2, हमारे जो शहीद सैनिक हैं उनके बच्चों के पुनर्वास का, खास करके ये 2 काम आर्यवा के हैं। ड्यूल कमान की लड़ाई कोर्ट में चल रही है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। आज मैं कहूंगा आपको कि हमारे जो जवान शहीद होते हैं उनके पुनर्वास के लिए एनसीओस जेसीओस ऑफिसर नहीं, सिर्फ जवान, जब जवान शहीद होता है, देश की सारी मीडिया से लेकर प्रेस मीडिया, यूट्यूबर और स्क्रीन मीडिया सब हल्ला मचाते हैं, शहीद हो गया, शहीद हो गया, शहीद। कहीं शहीद नहीं होता हमारा आसाम राइफल का जवान। दुनिया का सबसे चर्चित ऑपरेशन दूधी, उसमें मारे गए हमारे, उसमें शहीद हुए हमारे जवानों के परिवारों के पुनर्वास के लिए आज तक कुछ नहीं किया गया, तो हम आगे सोच सकते हैं कि बाकी के लिए क्या किया होगा। और खास करके जो जवान हैं जिनकी सर्विस 2 साल 3 साल 4 साल या 10 साल भी होती है, इसके बीच में अगर कोई जवान शहीद हो जाता है, वो परिवार तहस नहस हो जाता है। मैं खुद जाता हूं, परिवारों को मिलता हूं, उनकी विधवाओं को मिलता हूं। कम से कम देहरादून में 6 या 7 महिलाएं ऐसी हैं जो हमारे आसाम राइफल की विधवा हैं। उनके पास ना घर है, किराए के मकान में घर में रह रही हैं, और ना उनके नजदीक में कोई परिवार है। उनके पेट में बच्चा था जब उनका पति शहीद हुआ, 6 महीने का बच्चा था। ये वीडियो मैं बाद में दूंगा कौन कौन परिवार है। और लड़की हुई, लड़की ने 18 साल होने के बाद उसको शादी कर दी। अब वो महिला अकेली रहती है। 1990 से 96 के बीच में ज्यादा से ज्यादा सैनिक हमारे मणिपुर में शहीद हुए हैं, और उनकी विधवाएं आज अकेला अपना जीवन व्यापन कर रही है। और उसके अलावा कई घर ऐसे हैं जिनका सिर्फ
शादी भी नहीं हुआ था जिसके लड़के के, इकलौता लड़का था, और उसका ऑपरेशन में, एनकाउंटर में उस शहीद हो गया हो। अकेली मां थी घर में। उस मां ने रो रो करके अपने प्राण त्याग दिए। उसकी बहन थी, शादी हो गई थी, तो मैं जाकर के उसकी मां को, मैं बहन को मिला, तो उस बहन का कहना था, दाजू जब मेरा भाई का डेथ हुआ, मेरी मां पागल हो गई थी और 6 महीने तक वो पागल रही, और उसके बाद में किसी ने नहीं देखा उसको, किसी ने ठोट खबर नहीं की, और उसके बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। और हमने वो घर छोड़ करके, बेच बाज के वो घर छोड़ करके मैं भी वहां से निकल गई। दोस्तों, ये देश की यानी उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और देहरादून का क्लास 1 सिटी कैपिटल है ये। और इस शहर में हमें ऐसे लोग मिलते हैं, तो बाकी दूर दराज के क्षेत्रों में उन शहीदों के परिवारों की, उन शहीद के अनाथ बच्चों की, उनके पुनर्वास का क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मेरा एक ही मकसद है, किसी को बदनाम करना मेरा मकसद नहीं है। वो मुझे भी पता है, आसाम राइफल हमारी मां है, और उसके बारे में हम कुछ शब्द बोलेंगे तो वो बदनाम होगा। लेकिन उन शहीदों के बच्चे हमारे दुश्मन नहीं हैं, जिन्होंने अपना पति खो दिया, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, जिन्होंने अपना सुहाग खो दिया, जिनके बच्चे 6 महीने, साल भर पैदा होने के बाद वो अनाथ हो गए, उनका पुनर्वास का कौन ठेकेदार है? कौन जिम्मेवार है इसका? अगर आज उनकी आवाज हम नहीं बनेंगे, हम उनकी आवाज नहीं उठाएंगे, तो उनका कौन आवाज उठाएगा? कौन उनके बात बोलेगा? मैं खास करके, एक उत्तराखंड का आर्मी का संगठन भी है, उनके साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूं, सारे हमारे लोग काफी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी हम जाते हैं। लेकिन इतनी दयनीय हालत आर्मी के जवान की हमने कहीं नहीं देखी, उनके शहीदों की कहीं नहीं देखी। उनको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हमारा खाली कागजों में मिलता है। 2 दिन हल्ला होता है, ताली पीटते हैं सब, उसकी डेड बॉडी घर तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद बाय बाय, कोई उस तरफ देखता नहीं है। तो इसके लिए हमारे इन शहीद के जवानों के पुनर्वास के लिए किसको करना चाहिए? कौन जिम्मेदार है इसका? ये काम आज हमारा संगठन घर घर जाकर के उनकी आपत्तियां, उनके दुख दर्द को बांट रहा है। मैं 1-2 बार अकेला गया था उनके घरों में, और संगठन के लोगों को लेकर के, लेकिन उनकी विधवाओं ने जिस हालत में रो रो करके हमारे साथ अपने जिंदगी की पूरी विधवा जिंदगी जो बिताई बयां किए, तो आंखों में आंसू निकलने लग गए हमारे। तब से हर हमेशा मैं खास करके मैं अपनी वाइफ को साथ लेके जाता हूं, ताकि वो एक लेडीज को संभाल तो सके। उस टाइम में कौन ऐसा फौजी होगा, कौन ऐसा अपने साथी के मरते हुए और उसकी औरत को विधवा होते हुए, उसके बच्चे को अनाथ देखते हुए, और उसके बाद भी कहता है कि तुम पागल हो। क्या हमें इस पर काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? दोस्तों, हमारा तो घर में आकर के नाती पोते खिला करके बैठ, अपना एसी वाले रूम में बैठ करके काम करने का समय है, और हमें दर्द हो रहा है, हमारे दिल में दर्द लग रहा है। ये दर्द बात करते करते आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो सपने, हम ऐसे सपने देखते हैं, ऐसे भयंकर सपने हैं वो, उन सपनों को पार पाना बहुत मुश्किल लगता है हमें। वो एक ही चीज कहती हैं वो महिलाएं
कि आज हमारा पति भी जिंदा होता तो आप लोगों के जैसे ही सूबेदार मेजर बन के पेंशन आता। किसके पास इसका जवाब है? तो इसीलिए मैं ज्यादा न कहकर यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। ज्यादा न कहकर आर्यवा की जय, आसाम राइफल की जय। जय हिंद।